चलो हम अपने बेडरूम का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं करना। बेडरूम का साइज़ हम एक स्मॉल स्टैंडर्ड बेडरूम लेते हैं, 12 फीट विड्थ और 18 फीट लेंथ। ठीक है। सो स्केचअप में जाते हैं हम। तो हम जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे हमारे रिसेंट मॉडल दिखाएगा और यहाँ पे आपके न्यू टेम्पलेट्स के लिए दिखाएगा। टेम्पलेट्स में आपकी अलग अलग टाइप की टेम्पलेट्स होती हैं। आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो और डिफरेंट टाइप्स की आपको टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसमें से हम इंच फिट में काम करते हैं तो आप आर्किटेक्चरल इंचेस का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एमएम में काम करते हो तो आप आर्किटेक्चरल एमएम का यूज़ कर सकते हो। स्केचअप में लिमिटेशन नहीं है यूनिट्स की। मतलब जैसे कि अगर मैं इंच फिट में काम करना स्टार्ट करता हूँ और सपोज मुझे कोई वैल्यू एमएम में डिफाइन करनी है, तो मैं इवन एमएम लिख के एमएम वैल्यूज़ को भी डिफाइन कर सकता हूँ। ऑटोकैड की तरीके से हमें स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा होता है स्केचअप में काम करने का। या कोई भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आप लेते हो जो पैरामेट्रिक हो, जैसे कि आपका रेविट है, सॉलिड वर्क्स है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपके पैरामेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंट यूनिट में भी इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं। अभी के लिए हम यहाँ से आर्किटेक्चरल इंचेस का यूज़ करते हैं। उसको हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया। न्यू फाइल आप देख सकते हो हमारी ओपन हो रही है। नई फाइल ओपन करने के बाद हमने एक रेक्टेंगुलर शेप कंसीडर किया था बेडरूम का। रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम कैमरा को पैरेलल पे क्लिक कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक व्यू पे ही हम टॉप व्यू पे स्ट्रेट अलाइनमेंट में काम कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से व्यू टैब लेना है। आप देखोगे यहाँ पे व्यू टैब मिल रहा है। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं हो तो आप यहाँ से व्यू पे जा सकते, सॉरी कैमरा पे जा सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड व्यू पे जा सकते हो और आप यहाँ से अपने व्यू को चेंज कर सकते हो टॉप व्यू में। स्केचअप में बाय डिफॉल्ट ये लेडी बन के आ रही है 2021 में। 22 में कोई दूसरा एलिमेंट बन के आएगा। ये एक रेफरेंस के लिए होता है। मैं इसको जनरली डिलीट कर देता हूँ, बट आपकी मर्जी, आप चाहो तो उसको गो थ्रू कर सकते हो। वो एक रेफरेंस के लिए होता है, आपको हाइट दिखाने के लिए। मैंने यहाँ से टॉप व्यू पे क्लिक कर दिया। अब रूम का साइज लिया था हमने, तो हमने क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है उस साइज का। ये जो साइज है ये इनर कारपेट एरिया है। आपको याद रखना होगा इनर कारपेट एरिया है। आपको बाउंड्री चाहिए तो आपको बाहर की तरफ एक्स्ट्रा करके लेनी पड़ेगी। मैंने अभी क्या किया, आर लिखा। आर रेक्टेंगल की शॉर्टकट की है, मैंने आर लिखा। पहला पॉइंट मैंने एक कॉर्नर पे दिया और आप देखो एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है हमारा टॉप व्यू पे। हमने इसका साइज लिखना है। साइज कैसे देना है, पहले लेंथ वैल्यू बताई 18 क्या है, फीट। तो फीट के लिए फीट का सिंबल दिया हमने, कॉमा लिखा। ठीक है, सिंगल कॉमा नीचे दिया हमने। अब विड्थ वैल्यू बतानी, विड्थ कितनी है 12 क्या है, फीट। अगर मैं फिट का सिंबल नहीं दूंगा तो ये इंच में लेगा, फिट का सिंबल दूंगा तो ये फीट में लेगा, और अगर इसके आगे mm लिख दूंगा तो ये 12 mm का लेगा। ठीक है, यही फायदा होता है स्केचअप में। तो मैंने इसको क्या देना है, फीट लिखा और एंटर कर दिया। सॉरी, यहाँ दिया 18 फीट कॉमा 12 फीट, एंटर कर दिया हमने। आप देखो ये शेप तैयार हो गया हमारा। अब वॉल जो होगी इससे चारों तरफ से एक्स्ट्रा हो के आएगी, तो हमने क्या करना है, चारों तरफ से 9 इंचेस या 4.5 इंचेस जितनी की वॉल है, हम 9 इंचेस की कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने एफ लिखा और चारों तरफ से 9 इंचेस ऐड ऑन कर दिया। हो गया ये। इतना करने के बाद अभी अगर मैं इसके ऊपर कोई और स्केच बनाता हूँ तो क्या होगा, ये स्केच आपस में मर्ज होते हुए चलेंगे। स्केचअप में ये इश्यू रहता है कि आपने कोई एक एलिमेंट बनाया, दूसरा एलिमेंट आप उसके ऊपर बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज करता हुआ चलेगा। हमें मर्ज नहीं करना, क्योंकि नीचे हमें फ्लोर डिजाइन करना है, ऊपर वॉल करनी है, उसके ऊपर सीलिंग डिजाइन करनी है। तो 3 एलिमेंट में हमें डिजाइन कंसेप्ट को तोड़ना होगा। तो तीनों को अलग अलग भी रखना होगा, क्योंकि उनको हाइड एंड हाइड करके भी चेक करना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग रखने के लिए उनको अलग अलग ग्रुप बना के चलेंगे। ठीक है, ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, जिसको आपको ग्रुप में कन्वर्ट करना है पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप विंडो से सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट ग्रीन विंडो, राइट ब्लू विंडो, दोनों से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वही क्विक सिलेक्शन और फुल सिलेक्शन विंडो रहती है। या आप डबल क्लिक करके भी सिलेक्शन कर सकते हो। आपने फेस के ऊपर फेस के ऊपर क्लिक करेंगे, खाली सरफेस सेलेक्ट होगा। मैं एज के ऊपर क्लिक करूंगा तो खाली एज सेलेक्ट होगी। अगर मैंने किसी फेस पे डबल क्लिक किया तो वो फेस और उसकी कनेक्टिंग एजेस साथ में सेलेक्ट होंगे। अब मैंने अगर एज के ऊपर डबल क्लिक किया तो आप देखो उसके कनेक्टेड एलिमेंट्स सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। या आपने क्या करना है, सरफेस के ऊपर जाके ट्रिपल क्लिक कर देना है। ट्रिपल क्लिक से क्या होगा, जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। सबको सेलेक्ट करके हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक भी सरफेस के ऊपर ही करना है। जैसे मैंने इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक किया, सारा सेलेक्ट हो गया।
अब मैं राइट क्लिक यहाँ साइड में कर रहा हूँ, क्या हुआ, डीसेलेक्ट हो गया। आपको इसको ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट करना है, इसी के ऊपर माउस को राइट क्लिक करके क्या कर देना है, ग्रुप हो गया ग्रुप। वापस से मैंने डबल क्लिक किया, अच्छा ग्रुप बन गया हमारा। हम टॉप व्यू में आ जाते हैं वापस। अब मैं पहले वॉल बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो वॉल के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, आर लिखा, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, ये रेक्टेंगल आ गया। अब ये अलग ग्रुप है और ये नया एलिमेंट बना है, इसको मैंने डबल क्लिक करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मेक ग्रुप, हो गया कन्वर्ट। वापस से मैंने आर लिखा, मैंने आर लिख के यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया, इसको भी मैंने डबल क्लिक करके इसको भी एक एज अ सेपरेट ग्रुप बना दिया। मैं जब भी इंटीरियर में काम करता हूँ, जैसे मुझे कोई बेडरूम का एलिवेशन करना है, मॉडल करना है, लिविंग रूम का करना है, किचन का करना है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, हर एक वॉल को अलग अलग ग्रुप रखता हूँ, क्योंकि जब मुझे एलिमेंट्स को प्लेस करने होंगे, उनका रेंडर देना होगा, तो मुझे कोई ना कोई वॉल को हाइड अनहाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इन सारी वॉल्स को एक ही ग्रुप में रखता तो क्या होता, सारी वॉल एक साइड हाइड होती और एक ही साथ अनहाइड होती। इससे क्या होता, जब मैं रेंडर वगैरह निकालूंगा तो मुझे एक एक पोर्शन को हाइड करने के लिए वापस से उनको तोड़ना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वॉल को अलग अलग ग्रुप में बनाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, सारी वॉल एक साथ तैयार कर ली थी। जैसे ऑटोकैड के फ्लोर प्लान को हमने कैड में कन्वर्ट किया था, याद है नहीं याद है आप लोग को, जो मैंने दिया था, सारी वॉल एक ग्रुप में थी, फ्लोर अलग था, सीलिंग अलग थी। लेकिन अब हमने उसको भी फर्दर और मोर कंसेप्ट में तोड़ दिया है, क्योंकि वो हमने खाली रॉ कंसेप्ट देखने के लिए किया था, स्केचअप में हाथ को सेट करने के लिए। वर्किंग आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्किंग में क्या करेंगे, रूम बाय रूम अगर हम बना रहे हैं तो रूम की वॉल को अलग अलग ग्रुप में रखना होगा। अगर हम एक्सटीरियर का काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे फ्लोर प्लान को एक ग्रुप में रखेंगे, एक्सटीरियर करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीरियर। तो इंटीरियर में मैंने आपसे कहा भाई आपको इस रूम का इंटीरियर करना है, तो आपका जो फोकस होगा वो किस तरह होना चाहिए, सिर्फ रूम के अंदर, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक वॉल को अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा हमें। ठीक है, तो आपने देखा मैंने दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया। अब वॉल को मैं पहले हाइट दे देता हूँ। हाइट कैसे देनी है भाई, आपने इसको रोटेट करना है, ये ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं हो सकता, आपको काम करना है तो आपको उसको एडिट मोड में लाना होगा। कैसे एडिट मोड पे आएगा, आप ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक कर दो, आप देखो इतना सा रेक्टेंगल बॉक्स हाईलाइट होने लगा, वही दिखा रहा है ये ग्रुप आपका एक्टिव है। अब इस ग्रुप में हमने क्या करना है, वॉल को ऊपर खींच देना है। तो ऊपर खींचने के लिए हम यहाँ से टूल का यूज करेंगे, पुश पुल। पुश पुल की शॉर्टकट की होती है पी, तो मैंने पी लिखा, सरफेस सेलेक्ट किया और यहाँ से डायरेक्शन बताई। पुश पुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही चलेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा। अब पुश पुल हो रहा है, हाइट कितनी देते हैं हम, 12 फीट दे देते हैं काम करते। तो हमने 12 फीट लिखा, लिखने के बाद स्केचअप में और ऑटोकैड में डिफरेंस क्या है, मैंने वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद अगर मैंने माउस मूव कर दिया तो वैल्यू गायब, देखो वापस से वैल्यू दी, ठीक, फिर से माउस मूव कर दिया तो गायब हो जाएगी। तो आपने 12 फीट लिख के माउस को मूव नहीं करना है, ऑटोकैड में मूव कर भी देते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पड़ जाएगा। तो इसलिए वैल्यू देने के बाद पहले क्या करना है, एंटर करना है, हो गया। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने ये चीज नहीं ध्यान रखी तो आप बनाएंगे किसी और साइज का और बनेगा किसी और साइज का। ठीक है, ये ऊपर खड़ी हो गई। ऐसे ही वाली वॉल भी हमें क्रिएट करनी है, तो इसके ऊपर क्या करना होगा, डबल क्लिक, फिर पुश पुल की शॉर्टकट पी। अब स्केचअप में मेमोरी टूल भी होता है। मेमोरी टूल क्या है, इसकी हाइट कितनी दी थी हमने, ठीक, इसकी हाइट कितनी देनी है मैंने 12, रिपीट करना है हाइट। आप इस सरफेस के ऊपर जाइए और डबल क्लिक कर दो, सेम साइज को उसने कॉपी कर दिया नहीं कर दिया, है ना। इसको हम कहते हैं मेमोरी टूल, स्केचअप का मेमोरी टूल होता है। ठीक है, सो अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है, ये वॉल, यही वॉल यहाँ पे भी आनी चाहिए, सेम साइज की है। क्या करें, इसको मिरर करें। मिरर स्केचअप में बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, मेरे में आपको यहाँ मिरर टूल मिलेगा, आप लोगों के में अभी मिरर नहीं होगा। ये हम प्लगइन्स की क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब हम प्लगइन्स स्टार्ट करेंगे, अभी हम प्लगइन्स का यूज नहीं करेंगे, अभी हम बेसिक स्केचअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बेसिक स्केचअप के टूल्स हैं वो ये वाले हैं,
ये प्लगइन्स हैं, इसमें के और प्लगइन्स आप डाल सकते हो, जैसे वीरे एक प्लगइन टूल है, ये पूरा वीरे का टूल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे वीरे के टूल्स हैं। ये मिरर का टूल है। ऐसी और भी प्लगइन्स को हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी क्लास में आगे, ठीक है। बट अभी हम बेसिक स्टैंडर्ड टूल से काम करना सीख रहे हैं। तो हमने ये वाली वॉल ली, इस वॉल को क्या किया, कॉपी करना है। कॉपी के लिए कमांड हमारे पास मूव होती है स्केचअप में। स्केचअप में मूव और कॉपी एक कमांड से होगा, स्ट्रेच और स्केल एक कमांड से होगा, ठीक है। वो टूल कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप जाएंगे, ये ड्रॉ टूल है हमारे, ये आपके मॉडिफाई टूल्स हैं। यहाँ पे आप देखो कहीं मूव मिल रहा है आपको, ये क्या है, स्केल, ऑफसेट, फॉलो मी, पुश पुल, रोटेट, मूव की शॉर्टकट क्या होती है, एम। अब स्केचअप में और ऑटोकैड में दोनों में कमांड में डिफरेंस क्या है, ऑटोकैड में पहले कमांड देते थे, देन सेलेक्ट करते थे, फिर मूव होता था। स्केचअप में काम क्या है, प्रोसेस उल्टा है, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, स्टैंडर्ड प्रोसेस। आप चाहो तो मूव कमांड में जाके भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट उसमें कहीं ना कुछ इश्यू रह जाएगा आपको। तो जो सीक्वेंस तरीका बताया जा रहा है वो एक सिंपल और आसान तरीका है, उसमें एरर के चांसेस कम है। तो उस कोशिश करेंगे कि उसी को फॉलो करें। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद या तो आप मूव पे क्लिक कर दो, या मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ एम। एम देने के बाद पॉइंट बताया कहाँ से पिक करना है, बता दिया पॉइंट। अब जब मैं मूव कर रहा हूँ, अभी तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैसे पता आपको स्ट्रेट जा रहा है, कब पता चलेगा, स्ट्रेट हो रहा है अब ये कैसे पता चल रहा है, रेड एक्सेस पे आ रहा है। ऐसे लेके जाऊंगा तो इसको मूव करता हूं मैं, ऐसे लेके जा रहा हूं तो देखो रेड एक्सेस आ रही है, ये दिखा रहा है कि रेड एक्सेस यानी कि स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। अभी कहीं भी चला गया, अब ऊपर लेके जा रहा हूं तो अच्छा। अब मैंने माउस का एरो की को दबाया, राइट साइड एरो दबाया, अब माउस मेरा कहीं भी जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट कैसा मूव हो रहा है मेरा, उसने लॉक कर दिया। माउस जहां पे है मेरा, आप देख सकते हो उस पे लिख के आ रहा होगा कंस्ट्रेंट ऑन लाइन, है ना। कंस्ट्रेंट ऑन लाइन का मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई है, डिस्टेंस जो आप बताओगे उतना लेगा, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेट मूव करवाना है तो आप कंस्ट्रेंट दे सकते हो, कैसे, माउस एरो की से, जो आपके डायरेक्शन एरो होते हैं कीबोर्ड में उनसे। तो मैंने एम लिखा, मैंने पॉइंट लिया, अभी मूव हो रहा है, डायरेक्शन को लॉक किया पहले, कौन सी, राइट एरो, जो आपके डायरेक्शन एरो होते हैं राइट वाला आपको प्रेस करना है, राइट एरो दबाया, आप देखो कंस्ट्रेंट लग गया उस पर, ठीक है। अब राइट एरो मूव कर रहा है, कॉपी तो नहीं कर रहा, कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा देना है। जैसे कंट्रोल दबाया क्या हो गया, कॉपी करके मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो अगर मैं कंस्ट्रेंट नहीं देता, मैं यहाँ पे करूंगा तो इधर आएगा वो, कंस्ट्रेंट देने से क्या होगा, मैं रेफरेंस इसका पिक कर रहा हूँ, आएगा वो स्ट्रेट, फायदा होगा हमें या नहीं। अच्छा, अब ये वाली वॉल जो है देखो यहाँ से छोटी पड़ रही है, इसको मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है ना, पुश पुल करना है। तो इस सरफेस, इस ग्रुप को एडिट करना होगा। ग्रुप एडिट कैसे होगा, डबल क्लिक किया, पी लिखा, सरफेस सेलेक्ट किया और आगे सरफेस पे क्लिक कर दिया, आगे पुश हो गया। इसको मैंने वापस से एम लिख के यहाँ से उठा के डायरेक्शन को लॉक किया और कंट्रोल प्रेस करके रख दिया। पता है यहाँ तक क्लियर है। अब मैं नीचे सरफेस पे गया, सरफेस पे गया, जब मैं सरफेस पे जा रहा हूँ आप देख सकते हो वॉल आ रही है हमारी। अब मैं एक काम करता हूँ, वॉल्स को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, हो गया हाइड, डबल क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, ई दबाया, इसके इनर सरफेस की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, डिलीट कर दिया हमने इसको डबल क्लिक किया, पुश कर दिया डाउन में, स्लैब कितना 6 इंचेस डाउन पुश कर दिया, एस्केप कर दिया। अब वॉल क्या हो गई है, हाइड हो गई है। हमने यहाँ से एडिट पे जाना है, अनहाइड ऑल, आ गए वॉल। अब आपने क्या करना है, इस फ्लोर को ऊपर रख देंगे तो ये सीलिंग बन जाएगी। तो मैंने एम मूव कमांड पे गया, यहाँ से उठाया, क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, ऊपर ले जाके रख दिया। बताइए यहाँ तक आ गया हमारा, इतना क्लियर है। इतना करने के बाद अब फ्रंट पे गए,
हमने यहाँ पे रूम में एंट्री के लिए डोर भी तो होना चाहिए, एक डोर और एक विंडो। सो डोर देने के लिए अब यहाँ पे मुझे कट करना होगा रेक्टेंगुलर। किस पे कट करना है? वॉल पे। तो वॉल को पहले एक्टिव करना होगा या नहीं करना होगा? एक्टिव कैसे होगी वॉल? डबल क्लिक। अब मुझे बिल्कुल एंड से चिपका के नहीं करना, क्योंकि एंड पे तो वॉल ये वाली आ रही है। वॉल की थिकनेस कितनी थी? 9 इंच। तो 9 इंचेस के बाद ही तो कट करना होगा। तो 9 इंचेस का मुझे गैप लेना है एक रेफरेंस के लिए। तो जैसे ऑटोकैड में कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर देते हैं हम, यहाँ पे हम टेप टूल का यूज करते हैं। दिख रहा है? टेप टूल की शॉर्टकट क्या होती है? टी। मैंने टी लिखा, यहाँ से गैप ले लिया। कितना? 9 इंचेस का गैप ले लिया हमने। आ गया गैप। अब मैंने यहाँ से गैप ले लिया दूसरा डोर का। कितना साइज होता है डोर का? 3 फीट 6 इंच कर दिया हमने। यहाँ से हाइट दे दी इसकी कितनी? 8 फीट। हो गया शेप तैयार। इसके साथ साथ मैंने यहाँ से विंडो भी दे दी एक, स्लाइड 3 फीट और यहाँ से 4 फीट की। अब मैंने क्या किया? आर लिखा, रेक्टेंगल पे गया, यहाँ से यहाँ तक शेप बना दिया, यहाँ से यहाँ तक शेप बना दिया। हो गया तैयार। इस एज को बीच में से हटा दिया, यहाँ से डिलीट गाइड्स पे आके गाइड्स को डिलीट कर दिया। अब ये पूरा सरफेस मुझे कट करना है। तो मैंने क्या किया? पी लिखा, सरफेस सेलेक्ट करके पीछे की तरफ पुश कर दिया। तो अब देखो इतना आ गया शेप हमारा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमने? इसको हाइड किया। तो अलग अलग ग्रुप बनाने से क्या फायदा होता है? इस वॉल को हाइड किया। अब मैं ये वाली वॉल पे जाऊंगा तो इस वाली वॉल का व्यू दिखाएगा। इंटीरियर में काम करने के लिए 3D क्योंकि बना दिया हमने, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट कर देंगे। पर्सपेक्टिव व्यू में क्या हो रहा है आप देख सकते हो, एक ऐसा पर्सपेक्टिव व्यू के तौर पे आ रहा है, जिसमें पीछे का सरफेस जो पास होगा वो बड़ा दिखेगा और आगे का सरफेस थिन दिखेगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब इस बेडरूम में हमें इस बेडरूम का इंटीरियर करना है हमें। ये वॉल का गैप कितना है आप देखो, 10 फीट 6 इंच है। ठीक है, एंट्रेंस यहाँ से होगी हमारी। ठीक है, इस बेडरूम का कंसेप्ट डिजाइन करना है हमें। बेडरूम में क्या क्या होता है हमारा? एक टीवी यूनिट आएगा, बेड पड़ा होगा, स्टडी टेबल टीवी यूनिट के साथ अटैच भी कर सकते हैं, अलग से भी रख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा? एक वॉशरूम इसमें नहीं है अटैच, वॉकिंग क्लोजेट या कबर्ड वगैरह वार्डरोब देनी होगी। आजकल ट्रेंड कौन सी टाइप की वार्डरोब का चल रहा है? स्लाइडर वाले। ठीक है, तो स्लाइडर भी दे सकते हैं। इसका कंसेप्ट डिजाइन करना है। आज हमने खाली वॉल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, कंसेप्ट के लिए मैं एक कंसेप्ट पिक करके स्टार्ट करूंगा करना। आप लोग चाहो तो इसी के ऊपर पिंटरेस्ट से या गूगल से कोई भी कंसेप्ट ले सकते हो। अगर आप लोग को कोई कंसेप्ट डिजाइन करवाना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, हम उस पर डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया? चारों तरफ वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया। मैं यहाँ से एडिट पे जाके बेसिक एलिमेंट का काम करेंगे। अनहाइड ऑल कर लिया। जितनी भी वॉल्स आई हैं सारी वॉल्स में नीचे क्या लगाते हैं? टाइल्स लगाते हैं। वॉल पे क्या लगता है हमारा? स्कर्टिंग लगेगा। स्कर्टिंग डिजाइन कर देते हैं हम सब में पहले। तो स्कर्टिंग डिजाइन करने के लिए मैंने क्या किया? टॉप व्यू से इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। इस वॉल को भी मैंने हाइड कर दिया। मैंने टेप टूल लिया यहाँ से। स्कर्टिंग की कितनी हाइट होती है? 3 इंचेस से 4 इंचेस, तो मैंने 3 इंचेस दे दिया। ठीक है, 3 इंचेस लिया। आर लिया, पहला कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया। इसको डबल क्लिक करके इसको भी क्या कर दिया? मेक ग्रुप कर दिया। डबल क्लिक किया, पुश पुल करके इसको आगे खींच दिया। कितना? स्कर्टिंग है ये, टीवी यूनिट नहीं है। स्कर्टिंग कौन से मटेरियल की होगी? जिसका फ्लोर होगा। फ्लोर कौन कौन से मटेरियल का हो सकता है? टाइल्स हो सकता है, पहला स्टैंडर्ड जो हमारा है। वुडन फ्लोरिंग हो सकती है, उसमें वुड की स्कर्टिंग देते हैं हम। तीसरा स्टोन, ग्रेनाइट मार्बल सब स्टोन कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी होती है? स्टोन की 18 से 20 mm तक जाती है।
तो स्टोन अगर है तो 20 mm बाहर लेना होगा, टाइल्स अगर है तो 12 mm लेना होगा हमें। मैं कितना खींचना चाहता हूँ इसको, 12 mm। हम काम कौन सी यूनिट में कर रहे हैं, मुझे इसको कितना स्ट्रेच करना है, 12, ठीक, mm में करना है। मैंने लिखा 12 mm, एंटर, हो गया 12 mm। ये फायदा है स्केचअप का, ठीक है। ग्रुप है, बन गया। अब ये वाली वॉल पे बना लेते हैं। टेप टूल लिया, कितना 3 इंचेस, आर लिखा, डबल क्लिक करके ग्रुप, वापस से डबल क्लिक, क्या करें, कितना, अभी कितना हुआ था, 12 mm हुआ था। इसके ऊपर जाके क्या कर दें, डबल क्लिक, किधर चला गया, लेकिन वो अंदर चला गया वो, देखो, क्योंकि ये वाला फेस रिवर्स फेस था, उसने सरफेस के पीछे ले लिया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मूव कमांड पे गए, यहाँ से सेलेक्ट किया और आगे रख दिया। अब ये वाली वॉल का बनाना है, डबल क्लिक, टेप टूल, ऊपर लिखेगा कितना, 3 इंच, आर, देखो ये फ्रंट फेस था, ये आ गया है। या तो उस फेस को रिवर्स कर देते, या ऐसा कर सकते थे। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इतना करने के बाद ये वाली स्कर्टिंग मैंने यहाँ से अनहाइड ऑल किया, आगे वाली वॉल को हाइड कर दिया, टेप टूल पे गए, यहाँ से 3 इंचेस का गैप ले लिया, आर लिखा, स्कर्टिंग तैयार हो गई हमारी पूरी चारों तरफ, ठीक है। अनहाइड ऑल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, 12 बाय 18 का रूम लेना है, डोर लेना है 3.5 फीट का, 4 फीट की विंडो, इसका कैड में फर्नीचर लेआउट सेटअप करके लेके आना है आपको। कोई भी एक रेफरेंस इमेज ले लो, ठीक है। स्केचअप में तो हम बाद में करेंगे, पहले कैड में करके ले आओ आप लोग, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा ना कहाँ कितने साइज का देना है। तो कोई भी आप कंसेप्ट लोगे, आप कैड का लेआउट तो आता ही होगा सबको क्रिएट करना, कैड का लेआउट तैयार कर लिए, इसका इतना वॉल प्लान स्ट्रक्चर तैयार कर लो, ठीक है। तो कैड में तो हम उसे प्लान ही तो कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब ये भी तो डिसाइड करना होगा ना, डोर के वो बेड किधर रखना है, टीवी यूनिट किधर आएगी, वार्डरोब किधर देना है, सिटिंग अरेंजमेंट किधर करना है। हाँ, बेडरूम का लेआउट, हाँ, बेडरूम का लेआउट। पहले मैं आपको उस कंसेप्ट से बता रहा हूँ जिस कंसेप्ट से एक्चुअल वर्किंग होती है इंडस्ट्री में, ठीक है। 12 बाय 18 का रूम लेना है, एक डोर देना है, एक विंडो देनी है, ठीक। अब इसमें आप, मैं चाहता हूँ आप अपना माइंड लगाओ, सोचो कि किधर की तरफ बेड देना चाहिए हमें, किधर की तरफ वार्डरोब देना चाहिए, और किधर टीवी यूनिट होना चाहिए हमारा, ठीक है। और सिटिंग आराम से 2 की सिटिंग आ जाएगी इस स्पेस में, वो आपको अरेंज करके देख के लेके आना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इस फाइल को आप चाहोगे अनहाइड ऑल कर लिया, इस फाइल को आपको सेव कर देना है, फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना है, सेव एज पे जाने के बाद आपको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे सेव कर दिएगा। मैंने इसको बेडरूम डिज़ाइन 18 बाय 12 सेव कर दिया, ठीक है, और क्लोज कर दिया।